अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है, ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आज हम पढ़ेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब एटॉमिक लेवल। ठीक है, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे कि एक जानदार शुरू से लेकर एंड तक कैसे, यानी कि उसको सब एटॉमिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। यानी कि एटम, अब दुनिया की हर चीज़ एटम से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग। अब उसको हम स्टडी करेंगे यानी कि एटॉमिक लेवल पर। अब उससे छोटा लेवल होता है सब एटॉमिक, यानी सब का मतलब उससे निचला लेवल, एटॉमिक लेवल एंड सब एटॉमिक लेवल। अब यहाँ पर यानी कि पहला लेवल कौन सा होगा, सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक लेवल यानी कि एटम से छोटा। इसमें क्या होता है, इसमें हम स्टडी करते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जबकि प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। इसको याद आप लोग कैसे रख सकते हो, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, और ये जो N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन नॉन चार्ज। ठीक है, और सब एटॉमिक लेवल। और नेक्स्ट है एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल में हम क्या करते हैं, एटॉमिक लेवल के अंदर इससे हम एटम को स्टडी करते हैं। ठीक है, सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल, ये इसमें एटम यानी कि एटॉमिक लेवल पे हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है, जब ये इस तरह बहुत सारे एटम्स मिलते हैं तो एटम्स के मिलने से बनते हैं मॉलिक्यूल्स और या एलिमेंट्स। ठीक है, अगर सेम एटम्स हों जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम हो तो वो एलिमेंट्स बन जाते हैं। और इस तरह के एलिमेंट्स जो जानदारों में पाए जाएं उनको हम बोलते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स, बायो मीन्स लाइफ, और ये जो एलिमेंट्स यानी कि इस तरह के एलिमेंट्स जो जानदार में पाए जाए उनको हम बोलते हैं बायो एलिमेंट्स। अब ये जो बायो एलिमेंट्स हैं इनकी तादाद होती है 16 तादाद है इनकी, 16। ठीक है, यानी कि 16 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जानदार में पाए जाते हैं। वैसे तो नेचुरली अकरिंग बायो एलिमेंट्स यानी कि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स वो है 92। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स तो 92 है, लेकिन जो ज़्यादा पाए जो जानदारों में पाए जाते हैं सिर्फ वो 16 है। ये 16 नॉन लिविंग में पाए जाते हैं। अब ये भी एक बात सोचने की है, यहाँ पर जो ये बायो एलिमेंट्स हैं ये हैं तो नॉन लिविंग, लेकिन ये लिविंग पे पाए जाते हैं। इनके मिलने से आगे एक लिविंग थिंग बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, नॉन लिविंग स्टेज है अभी। ठीक, ये जो बायो एलिमेंट्स में सबसे मेजर जो हैं वो हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। ऑक्सीजन कितनी होती है, 65%, कार्बन होती है 18%, हाइड्रोजन होती है 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। ठीक है, ये इतने जो बाकी के बच जाते हैं हमारे पास, जो बाकी यानी कि इससे 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं। ये 6 जो कि हमारा 99% बनाते हैं बॉडी मास। 99% इससे बने होते हैं। जो बाकी 1% बच जाता है वो 1%, ये इनमें से जो बाकी 10 बचे हैं वो जो 10 हैं वो बनाते हैं, जिसमें सोडियम आ जाता है, क्लोरीन आ जाती है, आयोडीन आ जाती है, मैंगनीज आ जाता है। ठीक है, और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आ जाते हैं, वो इसमें 10 में आ जाएंगे। ठीक है, ये था सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर हम स्टडी करेंगे डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स को। मॉलिक्यूलर लेवल में हम स्टडी करना है मॉलिक्यूल को। मॉलिक्यूल, अब ये मॉलिक्यूल क्या होता है, जब बहुत सारे एटम्स मिलते हैं तो एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं, दो एटम्स अलग से, अगर ये दोनों मिले तो बनेगा वाटर, H2O। अब ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक हो गया, तो इस तरह यानी कि एलिमेंट्स यानी कि एटम्स के मिलने से क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। और इस तरह मॉलिक्यूल्स की दो अकसाम है, बेसिकली 2 टाइप्स। एक को बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक को बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इस तरह के मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो,
जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम हो उनको बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी वाटर ही है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 ग्राम, बहुत कम है, थोड़ा सा है, तो इसका मतलब ये क्या है कि माइक्रो मॉलिक्यूल। और इस तरह के मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हो तो उनको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटीन है, अब उसका मॉलिक्यूलर वेट थाउजेंड्स तक चला जाता है, हज़ारों तक, अब वो क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल। इसमें आ जाती हैं प्रोटीन्स, इसमें आ जाती है स्टार्च, इसमें आ जाते हैं लिपिड्स, इसमें आ जाते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो हाई कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, वो जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर वाटर की एग्जांपल आ जाती है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है अच्छे से, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल, इसमें फ़र्क। फिर बाद में क्या होता है जब ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, अभी इसमें एक और चीज़ है, मॉलिक्यूल की टाइप्स इसमें एक और हिसाब से की जाती है। इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हों, इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हों उनको हम बोलते हैं, उनको हम कहते हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक यानी कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल क्या आती है, जैसे ग्लूकोज है, उसका फार्मूला है C6H12O6। अब इसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी, यानी दोनों ही है ना इसमें, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो अब इस तरह के मॉलिक्यूल जो कि जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ना हो उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक यानी कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, यानी कि ये दोनों इकट्ठी होना जरूरी है। अब ये वाटर है ना, वाटर एक इनऑर्गेनिक है, वाटर एक इनऑर्गेनिक है। अब ये नहीं कहना इसमें हाइड्रोजन है तो ये ऑर्गेनिक क्यों नहीं है, यानी कि उसके साथ कार्बन का होना भी जरूरी है, ठीक है, या तो उसका डेरिवेटिव हो, ठीक है, यानी कि या इससे अखज किया हो आगे जाके, इससे निकला हो तो वो इनऑर्गेनिक यानी वो ऑर्गेनिक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो फिर बन जाता है हमारे पास एक ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली क्या होते हैं, अगर हम सेल को एक फैक्ट्री के तौर पे लेना, अगर सेल एक फैक्ट्री है उसके अंदर जो मजदूर काम करते होते हैं फैक्ट्री के अंदर, बिल्कुल वैसे ही सेल के अंदर कुछ मजदूर काम करते हैं, लेबर काम करते हैं, उन लेबर्स को हम कहते हैं ऑर्गेनेली। अब यहाँ पर जो यानी कि जब मॉलिक्यूल्स मिले, मॉलिक्यूल्स के मिलने से क्या बन गया है, ऑर्गेनेली। अब ये जो ऑर्गेनेली हैं ये क्या, ये इकट्ठी होंगी ऑर्गेनेली मिलकर सेल बना देंगी। अब ऑर्गेनेली के अंदर एग्जांपल क्या आती है, फॉर एग्जांपल सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं जिसके अंदर आती है राइबोसोम्स, ठीक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, और नेक्स्ट आती है हमारे पास प्लास्टिड्स, यानी कि जिनके अंदर भी आगे 3 टाइप्स हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट, ठीक हो गया, प्लास्टिड के आगे एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह और आ जाती है इसके अंदर लाइसोसोम्स, ग्लाइऑक्सीसोम्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं यानी कि कहते हैं पेरोक्सीसोम्स। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनेलीज हैं ये सेल के अंदर। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका स्पेसिफिक काम है, इसको सेल का पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस, यानी कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, सिर्फ प्रोटीन बनाना। अब राइबोसोम्स का फंक्शन प्रोटीन बनाना, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन एनर्जी देना, प्लास्टिड्स का अलग से फंक्शंस होंगे, लाइसोसोम का अलग से फंक्शन होगा, ग्लाइकोसोम्स का अलग से। इस तरह हर एक लेबर ने अपनी अपना काम डिवाइड किया हुआ है कि उसने कौन सा क्या काम करना है किसने, ठीक है। तो इस तरह जब बहुत सारे ऑर्गेनेलीज मिलती हैं तो ऑर्गेनेलीज के मिलने से बन जाता है सेल। जब बहुत सारे ऑर्गेनेलीज मिलकर रहते हैं तो एक सेल बन जाता है। यानी कि सेल को अगर हम देखें तो सेल, जो सेल होता है, सेल के बेसिकली तीन स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर। अगर वो 3 स्ट्रक्चर किस चीज़ में पाए जाएं तो वो सेल होगा। वो 3 स्ट्रक्चर हैं, एक उसकी सेल मेम्ब्रेन, दूसरा उसके अंदर साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर तीसरी चीज है साइटोप्लाज्म के बाद तीसरी चीज उसके अंदर न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, अगर ये तीनों चीजें मिल जाएं तो फिर क्या बन जाएगा, फिर ये सेल बन जाएगा, ठीक है। तो ये सेल बन जाएगा फिर।
तो इस तरह ये जो सेल की है, सेल की भी आगे टाइप्स हैं, ठीक है। सेल की बेसिकली दो टाइप्स हैं जो बायोलॉजी में पढ़ी जाती हैं बेसिक, उनको हम बोलते हैं, एक होते हैं कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। एक होता है उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरे को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। जहां पर वर्ड है ना प्रो, इसका मतलब होता है बिफोर, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। इस तरह के सेल जब, यानी कि ये हिस्ट्री की बात अब कर रहा है कि हिस्ट्री के अंदर यानी कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये वाले सेल जब बने थे, ये वाले वो सेल्स थे जब न्यूक्लियस नहीं बना था, इनके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, इनके अंदर अच्छा वाला न्यूक्लियस नहीं होता। मैंने आपको बताया ना सेल की बेसिक टाइप्स क्या हैं, बेसिक स्ट्रक्चर तीन होने चाहिए, सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, जिसमें ये तीन चीजें होंगी वो सेल होगा, अदरवाइज वो सेल नहीं होगा। अब ये जो चीज़ है प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें अब ये नहीं कहना न्यूक्लियस होता ही नहीं, इसमें न्यूक्लियस होता है, डीएनए होता है, लेकिन डीएनए सेंटर में पड़ा होता है जिसको हम न्यूक्लियाइड या फिर क्रोमैटिन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो यूकैरियोटिक, यू मीन ट्रू, यू का मतलब क्या है ट्रू, यानी कि सही, TRU ट्रू, ट्रू कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, यानी कि इस तरह के सेल जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। और ये जो यूकैरियोटिक सेल यानी कि ट्रू कैरियोटिक सेल्स होते हैं, तो ये वाले सेल्स इंसान में पाई जाती है, यानी कि सवाए अब ये जो प्रोकैरियोटिक में एग्जांपल आ जाती है बैक्टीरिया की, यानी कि जो बैक्टीरिया के सेल होती हैं वो क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और यहाँ पर यूकैरियोटिक के अंदर एग्जांपल आ जाती है इंसान, यानी कि बैक्टीरिया के अलावा जितने भी है एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अलावा बाकी जितने भी हैं जानदार वो सारे के सारे यूकैरियोटिक से बने हुए हैं, ठीक है। अब ये सेल्स यानी कि सेल जब आपस में मिलते हैं, सेल्स मिलकर कोई ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सेल्स के मिलने से ख़ास फंक्शन होता है, यानी कि जब सेल्स मिलकर एक वक्त में एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं टिश्यू, यानी कि सेल्स के मिलने से क्या बन जाता है, एक बन जाता है टिश्यू, ठीक हो गया। तो ये जो टिश्यूज के अंदर सेल्स एक ही तरह के सेल्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट सेल भी हो सकते हैं, यानी कि होमोसेलुलर टिश्यू, हेटेरोसेलुलर टिश्यू भी हो सकता है। अगर सेम सेल्स होंगे तो वो होमोसेलुलर, अगर डिफरेंट होंगे तो हेटेरोसेलुलर टिश्यू होगा। तो यानी कि इसमें डिफरेंट सेल्स होंगे, वो सेल्स आपस में मिलकर काम करेंगे, यानी कि बहुत सारी सेल्स मिलकर वर्क करेंगे। जब वो मिलकर वर्क करेंगे तो वो वर्क बन जाएगा एक ना, बन जाएगा ना, क्या कहते हैं, टिश्यू का वर्क बन जाएगा वो, ठीक है। सेल्स के मिलने से वर्क हुआ है और वो वर्क किसका हो गया, टिश्यू का वर्क हो गया। फॉर एग्जांपल हमारे जो मसल्स हैं, मसल एक टिश्यू है, यहाँ पर मसल्स के बहुत सारे सेल्स हैं वो मिलकर काम करते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कभी रिलैक्स होते हैं, हमें मूवमेंट में हेल्प मिलती है। इस तरह बोन्स के अंदर बहुत सारे टिश्यूज हैं क्योंकि वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो वो बोन्स में और काम करने में हेल्प करती है, ठीक है। हमारा ब्रेन है वो भी बहुत सारे सेल्स से, बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, तो वो भी और बहुत सारे काम करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे टिश्यूज मिलकर, जब बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन। ऑर्गन जैसे हमारे ये जो मसल्स हैं, मसल एक टिश्यू है, ये वाला मसल एक मिला, एक ये वाला नीचे वाला मसल बाइस, ये जो मतलब हमारे बाइसेप ट्राइसेप ये मिलते हैं, साथ में भी इस सेंटर में बोन है, ये वो अलग से टिश्यू है, ठीक है। फिर इसमें अंदर जाता है ब्लड, वो अलग से टिश्यू है, ठीक है। यानी कि वो सारे टिश्यूज मिलते हैं सारे इसके अंदर, वो तो हमारा एक आर्म बन जाता है, बाजू बन जाता है, ये एक ऑर्गन है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे टिश्यूज जब मिल जाते हैं तो इससे क्या बनता है ऑर्गन, यानी कि ये क्या है जी कलेक्शन ऑफ टिश्यूज, ठीक हो गया। यानी कि टिश्यूज की कलेक्शन है, वो टिश्यूज कलेक्ट होते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन, ठीक है। जब ये ऑर्गन मिलते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, यानी कि ऑर्गन्स के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा माउथ एक ऑर्गन है, यहाँ पर फेरेंक्स, ठीक है, फिर बाद में आगे आ जाती है एसोफेगस एक ऑर्गन है, फिर
जो हमारा स्टोमिक एक ऑर्गन है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है। ये सारे ही ऑर्गन्स मिल गए, ऑर्गन्स आपस में ज्वाइन हुए, मिलते रहे आपस में, मिल के इन्होंने एक ट्यूब बना दी जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक, या हम खाने वाली नाली जिसको हम कहते हैं उर्दू में, ठीक है। यानी कि वो फूड पाइप बन जाता है, पूरा एक खाने वाला सिस्टम बन जाता है। उस खाने वाले सिस्टम को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम के अंदर एग्जांपल कौन सी आ गई, डाइजेस्टिव सिस्टम की। और इसमें आती है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे हमारी नेजल कैविटी एक ऑर्गन है, ठीक है। फिर हमारी फेरेंक्स में चली जाए, फिर वो जो ट्रेकिया एक ऑर्गन है, ब्रोंकाई आगे आ जाती हैं, ठीक है, एक ऑर्गन है, लंग्स अलग से ऑर्गन है। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स वर्क करते हैं। तो वो सारे सारे सिस्टम किससे मिलकर बने होते हैं, वो बने होते हैं ऑर्गन से मिलकर। जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर वर्क करते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब यही सारा कुछ प्लांट्स में भी होता है, सिर्फ एनिमल्स में नहीं, प्लांट्स में भी ये सारा कुछ होता है। प्लांट्स में भी ऑर्गेनेलिस होते हैं, सेल होता है, फिर बाद में उसके भी टिश्यूज बनते हैं, जैसे एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू, फिर बाद में कंपाउंड टिश्यूज में आ जाती हैं, जाइलम फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। इस तरह प्लांट्स में भी बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं, प्लांट्स में ऑर्गन बन जाते हैं, जैसे जैसे कि लीफ एक ऑर्गन है। लेकिन प्लांट के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल इतना वेल डेवलप नहीं होता, क्योंकि उसके ऑर्गन्स मिलकर ही डायरेक्ट अगला स्टेप आ जाता है। अगला लेवल जो इससे हमने आगे पढ़ना है वो है ऑर्गेनिज्म लेवल, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब एक पूरा जानदार बन जाते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनिज्म बोलते हैं पूरे जानदार, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर जब वर्क करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक्सरसाइज करनी है तो हमारे मसल्स के साथ साथ हमारी बोन्स भी काम करेंगी, हमारी बोन्स के साथ साथ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और फास्ट वर्क करना लग जाएगा कि अब ये बंदा भाग रहा है, इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो उसको यानी कि एक ही वक्त में सारे सिस्टम्स मिलकर काम कर रहे हैं तो वो बन जाता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लेकिन प्लांट के अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं अच्छा होता, इतना वेल डेवलप, इतना वाजे नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके लीव्स जब मिल जाते हैं, साथ में स्टेम मिल जाता है, वो सारा का सारा एक ऑर्गेनिज्म ही बन जाता है खुद ही, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स जब आपस में मिलते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलकर जब रहते हैं एक जगह पर, तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। ऑर्गेनिज्म से मिलने से बनती है पॉपुलेशन, ठीक है। एक ही तरह की पॉपुलेशन, एक एक यहाँ पे एक टर्म है, एक ही तरह की पॉपुलेशन जो आपस में इंटरब्रीड कर सकती हो, यानी कि सिंपल वर्ड्स में, यानी कि जिनकी आपस में शादी हो, कि ऐसे बच्चे पैदा हो सकें जो जो आगे फिर से बच्चे पैदा कर सकें, यानी कि फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग पैदा हो जिनकी, उस तरह के जानदार को हम बोलते हैं एक स्पीशी। इस तरह के जानदार यानी कि वो वाले जानदार जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो और नए जानवर पैदा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्पीशी, ठीक है। अब यानी कि इस तरह की बहुत सारी स्पीशीज हैं। अब ये जो एक डोंगी होगा वो एक अलग से स्पीशी है, इंसान एक अलग से स्पीशी है, ठीक है। इस तरह जो होता है क्रो होता है वो अलग से स्पीशी है। इस तरह बहुत सारी स्पीशीज मिलके जब रहती हैं, यानी कि वो पॉपुलेशन, यानी बहुत सारी स्पीशीज जब मिलके रहती हैं तो वो बन जाती है कम्युनिटी, एक बन जाती है कम्युनिटी। तो इस तरह नेक्स्ट हमारा लेवल है कम्युनिटी लेवल, ठीक है। अब ये मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर कम्युनिटी लेवल, ठीक है। तो यानी कि फॉर एग्जांपल एक एक जंगल है, उसके अंदर प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स, कई तरह के प्लांट्स हैं, ठीक है, वो भी अलग अलग से स्पीशीज हैं, ठीक है। इस उसी जंगल के अंदर बहुत सारे एनिमल्स भी हैं, वो भी अलग अलग से स्पीशीज हैं, ठीक है। और उसी जंगल के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स भी हैं, वो भी अलग अलग से स्पीशीज हैं। तो इस तरह कई तरह की स्पीशीज मिलके रह रही हैं तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी। तो इस तरह बहुत सारी कम्युनिटीज मिल जाती हैं, ठीक है। एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी, उसको हम बोलते हैं बायोम। एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी जो होती है उसको हम बायोम बोलते हैं। बायोम के बारे में हम नेक्स्ट टाइम एक इस पर अलग से लेक्चर भी लेंगे, ठीक है, बायोम क्या होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वर्ड याद रखना है आपने कि फिर जब बहुत सारी कम्युनिटीज मिलती हैं तो वो बायोम बन जाता है। तो जब बहुत सारे बायोम्स मिलते हैं तो एक बायोस्फीयर बन जाता है, यानी कि जिंदगी का दायरा, बायो लाइफ
स्फीयर मीन दायरा, ठीक है। बायोस्फीयर ये लास्ट लेवल है, बायोस्फीयर, ठीक है। अब ये बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर ये है कि जमीन का वो उतना पार्ट है जहाँ जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल कुछ जानवर जमीन के अंदर रहते हैं, कुछ जानवर हवा में रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हवा में रहते हैं, ठीक है। और कुछ जानवर ज़मीन पे रहते हैं। इस तरह ज़मीन की उतनी विड्थ यानी कि उतनी मोटाई जहाँ जहाँ पर वो जानवर रहते हैं, उस सारी मोटाई को उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। अब ये बायोस्फीयर की मोटाई कितनी होती है? ये होती है 16 टू 20 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि कह लो, यानी कि हम कह सकते हैं ये 8 टू 10 जो होती है किलोमीटर वो ज़मीन के अंदर तक, और 8 टू 10 किलोमीटर ज़मीन से ऊपर तक, इतने सारे जानदार वो सारे के सारे बायोस्फीयर में आते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।